प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में जब यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप हम लोग मीटर से करते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों कि किस में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो मीटर में तो होता है प्लस और माइनस का चिन्ह, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए दोस्तों कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है CuSO4 × 5H2O। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपसे कभी पूछे दोस्तों कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र, तो आपको याद रहना चाहिए कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नांकित में कौन लवण है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा लवण है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो लास्ट में Cl है, और जब लास्ट में Cl होता है दोस्तों तो वह उसे हम क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो लास्ट में OH है, और OH का मतलब क्या होता है, क्षार होता है, याद रखिएगा। और अगर डी ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें भी OH है, तो इसका भी मतलब क्षार होता है। तो यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा K2SO4। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लवण हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। बताइए दोस्तों कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन अणु में टोटल 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि वन संपदा का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए में मिट्टी है, ऑप्शन बी में लकड़ी है, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बताइए कि वन संपदा का उदाहरण क्या होगा। तो वन संपदा का उदाहरण दोस्तों लकड़ी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर रहे हैं वह 2026 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बताइए दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल या सौर प्रकाश। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है, सौर प्रकाश भी जरूरत है, मतलब इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी इसका सही जवाब है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है और सौर प्रकाश भी, मतलब इनमें से सभी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि इंसुलिन की कमी से होता है। बताइए दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में या कॉकरोच में या घोड़ा में या ऊंट में। तो दोस्तों खुला परिसंचन तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि यूरो सेकंड का संबंध है। बताइए दोस्तों कि यूरो सेकंड का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरो 2 का जो संबंध है दोस्तों वह वायु प्रदूषण से है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बताइए दोस्तों कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है डीडीटी। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि डीडीटी जो है आप लोग याद रखिएगा कि डीडीटी जो है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बताइए दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है कि नीला होता है या लाल होता है या सफेद होता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए दोस्तों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा उष्मीय सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे यह पूछे कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का निवारण होता है, निकट दृष्टि दोष, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में अगर पूछे तो निकट में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि बैटरी से किस प्रकार की धारा की प्राप्ति होती है। बताइए दोस्तों कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि कुत्पाद किसमें पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि कुत्पाद किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अमीबा में। आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों कि कुत्पाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और दोस्तों आप लोग एसआई मात्रक से यह भी बात याद रख लीजिए कि ऑप्शन बी में जो एम्पियर है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यह जो एम्पियर है दोस्तों यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन सी में जो कूलम है ये आवेश का एसआई मात्रक है। यहाँ पर जो आवेश है दोस्तों यह कूलम है ये आवेश का एसआई मात्रक है, और यहाँ जो वाट है यह शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ पर जो दोस्तों ये वाट है यह शक्ति का एसआई मात्रक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कूलम होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। अपवर्तन के नियम पूछे या परावर्तन के नियम पूछे, याद रखिएगा कि अपवर्तन के नियम पूछे या परावर्तन के नियम पूछे, दोनों का 2 ही नियम होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि 1 वोल्ट कहलाता है। बताइए दोस्तों 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 1 जूल प्रति कूलम। याद रखिएगा दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलम, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 25 कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। बताइए दोस्तों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो 7 है यह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 के बराबर होता है। और यहाँ जो 7 से अधिक है तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है।